इंदौर का हम देखते तो 15 से 20 हजार रुपए पर कैपिटा इनकम हो रहा है, वहाँ जाके देखिए 6,000 7,000 रुपए हो रहा है। जो ममता दीदी के जो सरकार के जो भ्रष्टाचार, जो गुंडा राज, इस कारण से जो लोग त्रस्त हो चुका है। वोटों का स्तर बढ़ा है और बीजेपी के पक्ष में इस बार सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग होगी। वहाँ पे ममता बनर्जी के द्वारा खलल डाला जाता है, दुर्गा पूजा को भी रोका जाता है, बहुत सारी चीजों में परेशान किया जाता है। वोट देंगे तो बीजेपी सरकार को ही देंगे और बीजेपी सरकार को ही लाएंगे ताकि इनका जो इतने गुंडागिरी करते हैं ये लोग, ये दूर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब चंद घंटे बाकी हैं। वहीं इससे पहले लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है। बहरहाल ये क्या बड़ा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से मतदान का प्रतिशत रहा, जिस तरह से पूरा चुनाव रहा, वो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करता है कि अब की बार बंगाल में कुछ बड़ा होने को है। हमारे साथ इंदौर के जो बंगाली समाज के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेकर के इंदौर आ चुके हैं। इसी के साथ साथ वो लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ से बैठ करके ही कहीं ना कहीं बंगाल की पूरी राजनीति को और पूरे विधानसभा चुनाव को ऑब्जर्व किया है। हम इससे एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं कि अब की बार बंगाल विधानसभा चुनाव में बने इस पूरे समीकरण को इंदौर का बंगाली समाज किस तरीके से देखता है। चलिए, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे और जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो गया है, अब नतीजे आने हैं, चंद घंटे वहां पर बाकी हैं। क्या लगता है, आप भी बंगाली समाज से जुड़े हैं, बंगाल की नब्ज को जानते हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि जब नतीजे आएंगे तो अब की बार ये नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे और जिस तरीके का बम्पर मतदान हुआ है ये किस और इशारा करता है? जो मतदान हुआ है ये तो बीजेपी के पक्ष में ही जाएंगे। और जहाँ तक हमारे रिलेटिव है वो हमने बारी बारी से बात करी है, तो सारे उनका भी कहना है कि इस बार तो ममता जाएगी, 4 तारीख को बीजेपी आएगी। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि अब की बार वहां पर परिवर्तन की आशंका है? ऐसा क्या कारण रहे कि परिवर्तन की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं बंगाल में नजर आ रही है? एक्चुअली कि ममता दीदी से बहुत परेशान हो गए, वहाँ के जो जनता है बहुत नाराजगी है उनको। तो बंगाल जो है हर 15 साल में एक बार सबको चांस देती है, तो इस बार बीजेपी को भी मेरे आशा है उनको चांस मिलेगा और 100% मिलेगा और अपनी जो है सरकार बनेगी वहाँ और पूर्ण मतदान से अपनी बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए, 15 साल में एक बार सत्ता का परिवर्तन होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो इस अब और यदि इशारा किया जाए तो अब की बार वहां पर सत्ता का परिवर्तन होना लाजमी है, ऐसा वहां के लोग जो है वो बंगाली समाज के लोग हमसे ये बात साझा कर रहे हैं। बहरहाल ये अब जब नतीजे आएंगे तब ये स्पष्ट होगा कि वहां पर किसकी सरकार बनती है और कौन अब की बार पश्चिम बंगाल में अपना राज स्थापित करने में कामयाब हो पाता है। और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। चलिए, आपसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप पश्चिम बंगाल के इन चुनावों को? क्या वहां पर लोगों से आपकी कोई चर्चा हुई, और यदि चर्चा हुई तो अब की बार ये सत्ता के समीकरण किसकी तरफ इशारा करते हैं कि अब की बार पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ लगेगी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, नव भारत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहल करी है कि जो सच है वो सामने लेके आए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मैं विश्वजीत मलिक विधानसभा 5 से और बंगाली प्रगति संघ कनाड़िया रोड पे बंगाली समाज का बड़ा ही हो रहा है, तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी। बंगाली समाज ने इस बार जो चुनाव था ये परिवर्तन की लहर थी। मैं खुद, मुझे मौका मिला है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है लोगों को। वहाँ पे लोगों के अंदर जो जज्बा था परिवर्तन का, वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी का जज्बा था। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर चीज के विषय में अगर मैं बोलना चाहूँ, जो युवा पीढ़ी है 19 साल से लेके जो 25 साल के लड़के थे, जो वोट बैंकिंग होते, वो लड़के आज से पहले, इस चुनाव से पहले कहीं पार्टी के गलत रास्तों में अपना समय देते थे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। जितने भी रोजगार थे सब बैठे हुए थे, तो पार्टियों के लिए वो एक आने वाले फ्यूचर के लिए क्या है, तो लोगों ने उसको सोचा, परिवारों ने सोचा समझ के बैठा, बात करी कि जिस तरह से अदर स्टेट में आप देखोगे, मध्य प्रदेश इतना बड़ा बीजेपी का गढ़ है, जहाँ पे आज से पहले तो कांग्रेस शासन था ना, बीजेपी ने आज जगह बनाई है, तो यहाँ के लोग आज कितने सुख शांति और समृद्धि के साथ रहते हैं। स्वच्छ शहर इंदौर शहर से मैं निवास करता हूँ, तो हमें बोलने में गर्व होता है। तो पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा घूट पेशिया जो आते हैं, जो दूसरी बांग्लादेशी जो मोमेडियन है, वो सबसे बड़ा रास्ता है। अगर हमने वहां पे अपनी गढ़ नहीं बनाई और इस बार नहीं बनाई तो फिर कभी नहीं। तो इस बार की जो लहर थी आम पब्लिक के अंदर, वो जबरदस्त लहर थी। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना, जो मैंने देखा है, देखते बता रहा हूँ, 168 से या समथिंग 160 से लेके
200 तक के आसपास का बोर्ड बैंकिंग अपने पास है। पूरी 200 तक की सीट आ सकती है और इसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है, क्योंकि आप अगर बोर्ड बैंकिंग देखेंगे, बोर्ड की क्वांटिटी देखेंगे, तो इस बार की जो बोर्डिंग डली है ना, वो 180 से लेके 92 प्लस, मतलब आपका अगर 100 की बोर्ड बैंकिंग हो तो 90, पहली बार ऐसा हुआ कि 92% का वोटिंग डाला है और हर घर से हर व्यक्ति ने डाला। कोई भी उम्मीदवार ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैंने वोटिंग काहे में करा, लेकिन सबकी जो लहर है वो बीजेपी की लहर और 100% आएगी, बहुमत के साथ आएगी। एक बार मैं फिर धन्यवाद कहना चाहूंगा नव भारत ने जो पहल की उसके लिए मेरा धन्यवाद। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, लंबा वक्त हो गया पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रहते हुए, लंबे वक्त से टीएमसी को वहां पर लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन अब की बार ऐसे क्या कारण रहा है कि टीएमसी से कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है? यदि हम एग्जिट पोल देखें तो उसमें भी नाराजगी लोगों की नजर आ रही है। मतदान का प्रतिशत भी ये बताता है कि कोई बड़ा परिवर्तन होने की ओर बंगाल आगे बढ़ रहा है। क्या कारण रहे बंगाल में, ऐसा क्या हुआ कि अब की बार सत्ता जो है वहां पर डगमगाती नजर आ रही है टीएमसी? मैं अशोक अधिकारी हूँ, नवभारत को पहली बार मैं नमस्कार देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवर्तन जो हो रहा है उसमें बहुत से कारण हैं। एक तो आपने सुना होगा शारदा चिट फंड और रोज वैली घोटाला जो हुए हैं, उसमें 17 लाख लोग जो है जिनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है, वो करवाने वाले कौन है? ममता और उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी। उसके अलावा शिक्षा में घोटाला, कोयले में घोटाला, बालू रेत बेचने में घोटाला, और महिलाएं जो है वो असुरक्षित हैं। जितनी भी महिला है, लड़कियां हैं, वो रात को नहीं निकल सकती वहाँ। मतलब वहाँ उनका कहीं रेप हो जाता है, कहीं उनको मर्डर हो जाता है, उसके बाद भी कोई समझने वाला नहीं है। आपने इसके पहले देखा होगा वो संदेश खली में वो जो आदमी है वो खुद जो है महिलाओं को रेप करना, मारना, धमकाना, ये सब काम हो रहा है। वहाँ बीमारी के लिए हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की चिंता नहीं करता है। आपको मालूम है कोई भी सरकार हो और मुख्यमंत्री के काम क्या क्या है, वो मुख्यमंत्री का काम ये है कि लोकल टीएमसी के गुंडे चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर पैसा वसूली करता है, ये काम है। पुलिस वालों को ट्रांसफर कर देते हैं, पुलिस वाले उनके चंगुल में, गुंडों के चंगुल में गुंडे बन गए। तो लोग, वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि वहाँ का भौगोलिक जो है वो परिवर्तन हो गया है। बहुत से जो है सीमांतन जो क्षेत्र है, वहाँ जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, मुस्लिम घुसपैठी है, और साथ में रोहिंग्या घुसपैठियों को बिठाया गया है। एसआईआर में आपने देखा होगा कि करीब 80 से 90 लाख लोग निकल गए। हाँ, उसमें घुसपैठियों के अलावा वहाँ के हिंदू जो बंगाली वहाँ से आए हैं सीएए के तहत, उनका भी नाम हटाया है, मगर उनको जोड़ा जाएगा। ऐसे बहुत से कारण हैं, जिसके कारण क्या है कि सब लोग एक उकता गए हैं, सब चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो। एक समय एक बंगाल जो था पूरे देश को का नेतृत्व करता था, पूरे देश को एक आइडियोलॉजी के रूप में देता था, और वहां से अच्छे जो है क्रांतिकारी निकले, मगर 35 साल कम्युनिस्ट सरकार ने उसको बर्बाद कर दिया। फिर इसके बाद ये आई, कम्युनिस्ट को हटाने के लिए सिंगूर का कांड उसने किया, सिंगूर से बड़े बड़े उद्योगपति को भगाया उन्होंने। आज सिंगूर में जाके देखिए, सब जमीन जो है बंजर बना हुआ है, एक भी जमीन उपजाऊ नहीं, न किसान किसानी कर सकता है, न सरकार उसको बेच सकता है। आप दुर्गापुर में देखो, कम से कम 70-80 जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करता था, वहाँ 2 फैक्ट्री भी नहीं है, सब बंद हो गए। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब बंगाल छोड़ के जो है रोजगार के लिए बाहर आ रहे हैं। हमारे इंदौर में कितने बंगाली समाज आए हैं, आपको मालूम है? इंदौर में 1.5 लाख लोग बंगाली आए हैं। सराफे में जो है करीब 10,000 परिवार काम कर रहा है, रेडीमेड में काम कर रहे हैं, यहाँ नौकरियां करने आए हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो है पीथमपुर में काम कर रहे हैं। मतलब 1.5 से 2 लाख जो है इन 20-25 वर्षों में पाकिस्तानी अपने बंगाल से जो है, पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ आके रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी की सरकार में रोजगार नहीं है, गुंडागर्दी है, शिक्षा देने की कोई चिंता नहीं है। बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, उनके इलाज के लिए वो वहां से बाहर आके सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। तो ये सब कारण जो बन गया है, उस कारण के कारण जो है सभी लोग चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमान से जिए, और एक बंगाल को और आगे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे ले जाए। तब जाके हम जो है, हम कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में, गुजरात में हैं। आप गुजरात को देखिए, बंगाल को देखिए, और बंगाल जो है सबसे पहले पूरे विश्व में 3रे नंबर की इकोनॉमी में हुआ करता था। न्यूयॉर्क और बंगाल और कोलकाता, ये सब 3-4 ऐसे जो सिटी है जहाँ इकोनॉमी में नंबर 1, 3rd पोजीशन पे रहा करता था। और आज उसको देखिए, इंदौर से भी पर कैपिटा इनकम जो है इंदौर से भी कम है। वहाँ इंदौर का हम देखते तो 15 से 20 हजार रुपये पर कैपिटा इनकम हो रहा है, वहाँ जाके देखिए 6,000-7,000 रुपये हो रहा है। और वहाँ सब लोगों को भत्ता बांट रहा है, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये भत्ता से बांट के क्या करोगे? तुम चावल बांट रहे हो, उससे कोई काम होता है क्या? रोजगार दो।
कितने खिलाड़ी निकले हैं, कोई खिलाड़ी नहीं निकल रहा वहां से। आज 15 साल में खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ियों के लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, कोई स्टाइपेंड की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई गई। जो भी काम हो रहा है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। झाड़ग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने झाड़ग्राम में जो है एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया है, तो ये सब काम उनके द्वारा हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो योजना है वो नीचे चलने दे ही नहीं रहा है, और कुछ अगर चलने दे भी रहे हैं तो वो अपने नाम से चला रहा है। तो लोग समझते हैं, वहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो अब समझ गए हैं कि ये जो है 15 साल तक भतीजे ने और बुआ ने जो है, पीसी ने जो है उसको लूटा है, सब कुछ किया है, मगर देश के लिए बंगाल के लिए कुछ नहीं किया है। इसीलिए वहाँ परिवर्तन की लहर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हमने सुना है और यहाँ के बंगाली समाज के लोग वहाँ गए हैं और जाकर उन्होंने परिवारों से मिलकर उन्होंने बात रखी है कि हम जो है इंदौर में आए क्यों, क्योंकि हमको रोजगार नहीं था, इसलिए इंदौर में आए। इंदौर में बीजेपी की सरकार है और हम खुश हैं, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, खाना पीना रहना, घर बना के रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सुरक्षित है। इसीलिए वो माहौल जो बना है वो माहौल जो है परिवर्तन का काम आएगा। मुझे लग रहा है 150 से 175-80 की सीट पर आ जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो सत्ता का परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है, या ये कहें कि बंगाल में जो पूरा विधानसभा का चुनाव रहा उसमें जो बाहर, यानी बंगाल से जो बाहर गए हुए लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों में गए हुए लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान वहाँ की राजनीति में अब देखने मिल रहा है। क्योंकि यदि बात करें तो जिस तरह से लोग यहाँ पर बता रहे हैं, बंगाल की राजनीति को हमको समझा रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा जो है बंगाल में अबकी बार होने वाला है। लेकिन वो क्या बड़ा होगा ये आने वाले नतीजे बताएंगे। क्या वहां पर एक बार फिर से टीएमसी की सरकार जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है, या फिर सत्ता का कोई बड़ा परिवर्तन जो है बंगाल में नजर आता है? क्या लगता है, जिस तरीके से एसआईआर हुआ उसके बाद अबकी बार चुनाव हुआ तो उनका कोई असर वहां पे नजर आता है, या हिंदुत्व का जो एजेंडा पूरी तरीके से वहां पर हावी रहा उसका कोई परिणाम जो है वहां पर नजर आता है? बंगाली समाज से आप आते हैं, बंगाल की नब्ज को जानते हैं, कैसे लगता है, कैसे देखते हैं इस पूरा चुनावी परिदृश्य को? मैं मृत्युंजय गायन बंगोलोक भारती के प्रदेश व्यवस्थापक हूँ, और मेरी ओर से, मेरे संस्था की ओर से मैं नवभारत टाइम्स को मैं मेरा नमस्कार। भाई साहब ने जो पूछा है, जो प्रश्न किया है एसआईआर से निश्चित ही है कि एसआईआर होने के कारण करीब 90 लाख वोटर जो चले गए हैं, नाम कट गए हैं, और जो ममता दीदी के जो सरकार के जो भ्रष्टाचार, जो गुंडा राज, इस कारण से जो लोग त्रस्त हो चुका है। और हमारे मोदी जी का भी एक मिशन था, अंग वंग और कलंग, ये 3 जो पूर्वोत्तर राज्य है, ये राज्य हमें अगर मिल जाए तो हमारे भारत के नया उदय होगा, और नए भारत के नए भविष्य और अच्छे से लिखेंगे। और इस बार बिल्कुल बम्पर वोटों से 170 से 200 सीट तक पूर्ण बहुमत से हमारे बीजेपी सरकार वहाँ आ रही है, ये मुझे आशा है। और मैंने वहाँ पे जो चर्चा किया है उसमें मुझे संतुष्टि मिला है कि इस बार 170 से 200 प्लस सीटें हमारी आ रही है। और भी लोग हैं पश्चिम बंगाल से, वो आते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं, युवा हैं आप। क्या लगता है, पश्चिम बंगाल से यहाँ पर इंदौर आए हैं, क्या लगता है आखिर क्या कारण रहेंगे अबकी बार कि बंगाल में इस तरह का बम्पर मतदान हुआ? और क्या लगता है कि अबकी बार आपको सत्ता की बदलाव की सुगबुगाहट नजर आती है? इस बार जैसे कि बंगाल में चुनाव है, हम लोग युवा है, हम सब बाहर जाते हैं, कामकाज करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, सारी जगह जाते हैं। तो यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है, जो डेवलपमेंट करती है, जैसे आय इनकम बढ़ती है, वैसे बंगाल में नहीं मिलती। तो हम लोग जाके इस चीज़ों को बंगाल में बोलते हैं कि वहाँ पे इतनी साफ सफाई है, वहाँ पे इतना सुरक्षा है, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ जाके बोलने से लोगों में परिवर्तन आता है। लोग भी आते हैं, वो देखते हैं, तो इसके साथ साथ लोगों में बदलाव की भावना जागी। भावना जागने से ही वोटों का स्तर बढ़ा है, और बीजेपी के पक्ष में इस बार सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। तो जब क्या लगता है, जो बम्पर वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में हुई है? बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा। महिलाओं ने सबसे ज्यादा इस बार बीजेपी को वोट दिया और सपोर्ट किया। हिंदुत्व वहां पे, जैसे दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा में भी वहां पे ममता बनर्जी के द्वारा खलल डाला जाता है, दुर्गा पूजा को भी रोका जाता है, बहुत सारी चीजों में परेशान किया जाता है। बंगाल में जैसे कला हमारे बंगाल में सबसे ज्यादा है, उस कला को भी बाहर, वहां से लोग बाहर आके करते हैं, वहां पे नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे प्रेशराइज किया जाता है। तो इस बार सबने जाके इस चीजों को बोला है, और बोलने से वहां पे लोगों को बदलाव आई है, और इस बार ज्यादा तरह से बीजेपी को ही वोट मिला।
चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, बंगाल का क्या परिदृश्य बताता है? बंगाल में जिस तरह की स्थितियां बन रही है, क्या देखते हैं, क्या एग्जिट पोल बता रहे हैं और कैसे इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप दर्शाएंगे आप? हम बंगाल में जा नहीं पाए, लेकिन हमने फ़ोन में बात किया है, हमारे जो परिजन हैं उनसे बात किया है, किस तरह से उनको रोका जाता है वोट देने में, किस तरह से जब वोट देने जाते हैं रास्ते में उनको परेशान किया जाता है, उनकी गुंडाई इतनी बढ़ गई है कि लोग बाग वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं। इस तरह हमने उनको समझाया है कि हम इंदौर में रहते हैं और हमारी सुरक्षा इतनी अच्छी है, हमारे लेडीज़ दोनों इतने आराम से रात को भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, हमारा मतलब इंदौर इतना खिल गया है, इतना चमन हो गया है, हमको और अच्छा लगता है देखने में। चारों तरफ साफ सफाई, हमने इनको प्रोत्साहित किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हम वोट देंगे तो बीजेपी सरकार को ही देंगे और बीजेपी सरकार को ही लाएंगे, ताकि इनका जो इतने गुंडाईगिरी करते हैं ये लोग, ये दूर हो जाए। चलिए, क्या लगता है, बंगाल से आप आते हैं, कैसे देखते हैं आपकी बार के चुनाव? मैं डॉक्टर पार्थ मजुमदार बंगाली समाज इंदौर से क्या कार्य करता हूँ, हरी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, जो बंगाल का जो सिचुएशन है अभी, बंगाल कभी भी त्रिशंकु विधानसभा देती नहीं है। चाहे वो पहले 25 साल कांग्रेस को दिया, 34 साल वामपंथ को दिया, फिर 15 साल अभी टीएमसी को दिया। जो अभी की जो सिचुएशन है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा जो एग्जिट पोल पूरा राइट है, क्योंकि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं 10 में से 8 बार सही निकलता है और 2 बार गलत निकल जाता है। मगर जो ये जो वोट बढ़ने का जो प्रतिशत है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है, जैसे एसआईआर का एक इफेक्ट है। दूसरी बात है, जो बंगाल में जो अभी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और ज्यादातर महिलाओं के प्रति वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर पर है। जैसे आरजीकर का हॉस्पिटल हो और ऐसे कई कांड हुए हैं। जैसे आरजीकर की जो अभाया है, उसकी माँ को भी टिकट दिया बीजेपी ने, रत्ना देवनाथ जी को। तो इन कारणों से चेंज होने की संभावना तो है, मगर जब इससे हम ये नहीं जे आकलन कर सकते हैं जे 92%, 92.4% वोटिंग हुई है तो वो बीजेपी के ही पक्ष में जाए। ये हो सकता है जो लोगों ने ममता को चाहने के लिए वोट किया हो, है ना। तो लोगों ने जिन्होंने भी वोट किया, एक तो ये था जो हम वोट नहीं देंगे तो शायद मेरा नाम कट जाएगा, हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है जो बंगाल के लोग में वो जो हिंदुत्व है, शायद थोड़ा सा जगह है इसके पीछे। जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और जो पूरा इनकी संस्था या भाजपा की पार्टी है, इन्होंने काफी मेहनत की है। और अगर वो चीजों को इन लोग डाल पाए सबके अंदर में, अगर दिमाग से, तो भाजपा की सरकार आएगी। नहीं तो परसेंटेज ऑफ वोट से मैं ये नहीं बोलूंगा, कभी कभार ऐसा हो सकता है। जे आप अगर देखें, जे हम मध्य प्रदेश से हैं, ये पिछली बार जो 2023 में जो वोटिंग हुई है उसमें तो बम्पर वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये था, जब 167 168 सीट्स इधर पे आई हैं, तो इसका तो मतलब, जब बम्पर वोटिंग का मतलब तो ये होता है जो फिर कांग्रेस की सरकार आनी थी, तो वो तो नहीं आई। मतलब भाजपा ने इतना अच्छा रिजल्ट करके लेके आई है। तो जो भी है बंगाल की भविष्य अगले 5 साल में तय होगा, जब हम बंगाल किस तरफ जा रहा है। नहीं, अगर टीएमसी सरकार आई, जो अभी तुष्टीकरण चल रहा है, तो वो बंगाल के लिए बहुत खराब है। ना कहिए हमको एक और पार्टीशन देखना पड़े, 1946 या 47 में जो हमने पार्टीशन देखा है, वो एक और पार्टीशन देखना पड़े। देखिए, निश्चित तौर पे लोगों का स्पष्ट मानना है कि जो बम्पर मतदान हुआ है वो इस और इशारा नहीं करता है कि वहां पर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि वो इस और इशारा भी करता है कि अब की बार बंगाल जो करेगा वो कुछ बड़ा करेगा, चाहे वो टीएमसी की सरकार बना करके वहां पर करे, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे करके करे। लेकिन ये आने वाले वक्त में, या फिर 4 मई की वो तारीख है जब ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अब की बार किस पर अपना भरोसा जताया है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए